स्वागत है आपका। दिल्ली का घमासान, बीजेपी का प्लान क्या है और दिल्ली में कैसे बीजेपी जीत हासिल करेगी, रणनीति क्या है बीजेपी की, इसे लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी ने। देखते हैं। त्रिकोणीय चुनाव ग्राउंड पर उतर चुके हैं नेता और सियासी उथल पुथल। दिल्ली विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। नमस्कार, मैं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क और हम दिल्ली की हर एक लोकसभा से और विधानसभा से नेताओं के साथ आपको बातचीत सुना रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और नेताओं का सियासी दांव पेच क्या है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दांव पेच के बीच बीजेपी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद कमलजीत सहरावत जी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप सांसद हैं, लोकसभा सांसद बनी है, बीजेपी का दिल्ली में क्या हो जाता है जब विधानसभा चुनाव आते हैं? लोकसभा में बम्पर जीत, सातों के सातों सांसद बीजेपी के, विधानसभा आती है तो महज 6-7 में सिमट कर रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, ये समझा दीजिए। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे भारत के हर हिस्से से हमारे परिवार रहते हैं। दिल्ली की जब बात आई 10 साल पहले, अगर हम ध्यान करें तो अचानक एक व्यक्ति आया अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकलकर और उसने कहा कि मैं नई राजनीति की शुरुआत करूंगा। और शीला दीक्षित जी के ऊपर उन्होंने इतने इल्जाम लगा दिए और कहा कि शीला दीक्षित जी को मैं जेल भेजूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। और दिल्ली की जनता, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली थी, लेकिन उस समय पर अचानक इस व्यक्ति की बड़ी बड़ी घोषणाओं ने दिल्ली की जनता में एक नई उम्मीद जगाई कि शायद ऐसा हो सकता है। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, आम आदमी पार्टी जीती। सातों सांसद दिल्ली में बीजेपी के जीते। फिर दोबारा चुनाव आए, 5 साल हुए थे झूठी सरकार को आए हुए। इन्होंने कहा 5 साल का समय बहुत कम होता है, 5 साल में हम अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दे नहीं पाए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं 5 साल और दे दीजिए। 5 साल भी दे दिए, लेकिन वो झूठ उतनी ही रही, सच पर नहीं बदली। फिर जब तीसरी बार निगम के चुनाव आ गए तो इन्होंने कहा निगम भी हमें दे दीजिए, क्योंकि निगम ना होने से हम कई काम नहीं कर पाते हैं। दिल्ली की जनता ने एक बार बहुत सोच समझकर फैसला लिया कि इन्हीं को निगम और इन्हीं को दिल्ली सरकार दे दी। लेकिन सातों सांसद, उन्हें भरोसा था कि देश और विकास चाहिए तो मोदी जी के साथ, और इसीलिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होकर सीट डिवाइड करने के बाद भी 2024 के इलेक्शन में देश के लिए दिल्ली की जनता ने इन पे भरोसा नहीं किया, मोदी जी पर भरोसा किया। अब 10 साल में दिल्ली का शासन, 2 साल से अधिक में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन, दिल्ली की तस्वीर बदल दी। जो दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते एक उच्च स्तर को जानी चाहिए थी, दिल्ली को पीछे धकेलने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस बार दिल्ली की जनता, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड काफी पर्याप्त समय होता है खुद को साबित करने का। इनकी रिपोर्ट कार्ड में टोटल फेलियर है और उनके 10 साल के इस रिपोर्ट कार्ड पर इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिल्ली में चुनकर दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी 10 साल से जब शासन में रही तो एक ब्लेम गेम खेला जा रहा है उनकी तरफ से कि नगर निगम में हम नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक जो चीज है वो साफ सुनाई देती है कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। केंद्र सरकार दिल्ली के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा है जो अटकता है। तो क्या बीजेपी इसे ब्लेम गेम समझती है या इसका कोई सोल्यूशन निकालने की कभी कोशिश नहीं की गई पिछले 10 सालों में? ये भारत में राजधानी दिल्ली में पहली बार नहीं हुआ कि दोनों स्टेट ऊपर नीचे अलग अलग पार्टी की रही। पहले भी ऐसा रहा है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और दिल्ली में कांग्रेस, या दिल्ली में बीजेपी और ऊपर कांग्रेस। लेकिन कभी सरकारों की इक्वेशन गड़बड़ाई नहीं, कभी कोर्ट को ऑफिसर्स के अधिकारों को डिफाइन नहीं करना पड़ा। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि ये वो सरकार है जिसके मुख्यमंत्री जो पूर्व हो गए कहते हैं कि मैं तो अर्बन नक्सलाइट हूं, मैं किसी व्यवस्था को, किसी सिस्टम को मानता ही नहीं। और ये उन्होंने साबित भी कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का झगड़ा चीफ सेक्रेटरी के साथ, अपने डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर्स के साथ में, दिल्ली के एलजी के साथ में,
केंद्र सरकार के साथ में। यानी कभी कोई बैठकर बात करके विकास की बात करने की बात 10 साल में एक भी इंसिडेंट नहीं है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना अगर दिल्ली में लागू करके दिल्ली वासियों की मदद करने की कोशिश की कि हर व्यक्ति के पास 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ बीमा आ जाए, दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। दिल्ली के अंदर आज अगर हम देखें अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं होते तो दिल्ली में ट्रैफिक और पॉल्यूशन की क्या समस्या होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को कोविड के बाद 5 किलो राशन देते हैं, हर गरीब व्यक्ति को। लेकिन कितनी हैरानी की बात, जो सत्ता में 2015 से बैठे हैं उन्होंने दिल्ली का कोटा 90,000 राशन कार्ड का जो खाली था उसमें एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया। अपना वो राशन का जो कि केंद्र सरकार से मिलता है 10 सालों से वो भी नहीं दिया, और कोविड के बाद जो पीएम साहब दे रहे थे 5 किलो प्रति व्यक्ति, वो भी नहीं देने दिया। तो केंद्र सरकार के हर काम को दिल्ली में रोकने का काम इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन आज दिल्ली की जनता इस बात को देखकर समझ चुकी है। चलिए मैम, विधानसभा चुनावों पर आ जाते हैं। लोकसभा सांसद हैं आपने अपने क्षेत्र को अच्छे से पहचाना होगा, जांच पड़ताल की होगी, बतौर पार्षद, बतौर मेयर, बतौर चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी की आपने काम किया है। तो अगर आपके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्य मुद्दे कौन से लगते हैं? क्योंकि जब विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की चीजों पर बातचीत होती है। अपनी लोकसभा को लेकर आपके दिमाग में वो मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है इन चुनावों में? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा शहरी और ग्रामीण दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ 5 विधानसभा, मादीपुर, रजौरी, हरिनगर, जनकपुरी, तिलक नगर, ये 5 शहरी क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कि पहले गली नाली सड़क बने हुए थे और जहाँ पर सीवर सिस्टम वगैरह ठीक था। और जो 5 हमारी विधानसभा हैं जिसके अंदर उत्तम नगर, विकासपुरी, नजफगढ़, मटियाला और द्वारका आती हैं, उसमें अनऑथराइज कॉलोनी का हिस्सा ज़्यादा है, वहाँ पर विकास कम हुआ था। इन 10 सालों के अंदर ये 5 विधानसभा जो ग्रामीण या अनऑथराइज की थी उनको तो नर्क के बराबर बना दिया। वहाँ पर आज पीने का पानी नहीं है, झुग्गियों को भी खरीद कर पीना पड़ता है। गली नाली सड़क बनाई नहीं, सीवर की लाइन डली नहीं, और आज वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी नहीं है। कोई भी अगर कॉलोनी के अंदर जाना है तो आपको 100 रुपए की रिक्शा करनी पड़ेगी, कोई बस अंदर कॉलोनीज में नहीं जाती। ये जो 5 अर्बन शहर वाली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इनके अंदर दिल्ली जल बोर्ड के पानी की हालत ये है कि वो पीने के पानी के साथ मिल रहा है, पीने का पानी गंदा आता है, और दिल्ली जल बोर्ड के सीवर का पानी गलियों में घुटने घुटने तक भरा हुआ है, लोगों के घर में घुस रहा है। गली में और सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और कूड़े की भरमार, पूरी दिल्ली में कूड़ा घर बना दिया। तो ये मेरी लोकसभा की आज स्थिति है। स्वास्थ्य की बात करती हूँ, मेरे यहाँ पर 3 हॉस्पिटल हैं। राव तुलाराम हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले से है। पिछले 10 साल में आज तक वहाँ पर कोई भी आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड नहीं दिया गया। वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, और वहाँ पर अगर पेशेंट शिफ्ट करना हो तो आईसीयू की एम्बुलेंस भी नहीं है। अगला हॉस्पिटल आता है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका के अंदर। शीला दीक्षित जी ने उसकी नींव रखी थी। 1670 बेड का वो हॉस्पिटल बनकर 2 साल पहले तैयार हुआ, लेकिन आज तक ऑक्सीजन वहाँ पर प्लांट नहीं है, वहाँ पर रात का डॉक्टर नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी अगर टेस्ट करना हो तो टेस्ट करने की कोई मशीन नहीं है। अगला हॉस्पिटल आता है दीनदयाल, एक बेड पर 3-3 मरीज। बाथरूम में आप चले जाएं और आपको उल्टी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मोहल्ला क्लिनिक क्षेत्र में बंद पड़े हैं, गंदगी के अंदर हैं, यानी स्वास्थ्य सिस्टम वेस्ट दिल्ली में कोलैप्स है। स्कूल की बात करती हूँ, दिल्ली में 1038 स्कूल हैं, इन्होंने नहीं खोले, इन्होंने सिर्फ कमरे बनाकर भ्रष्टाचार किया। स्कूल पहले से हैं, नाम बदले हैं उनके। राजकीय प्रतिभा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर दिया। जो पहले हमारे यहाँ पर 2008 में जिसमें मेरी काउंटिंग हुई थी, उस बिल्डिंग का नाम बदलकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर दिया। तो नाम बदलने का काम किया, लेकिन
अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एकेडमिक की बात करें, दिल्ली में आपको जानकर हैरानी होगी 1038 स्कूल हैं, मात्र 340 में साइंस है, मात्र 700 के अंदर प्रिंसिपल है, बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। सिर्फ 340 स्कूल में बच्चे साइंस पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, भारत के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी को वहाँ का वाइस चांसलर अपॉइंट करके सैलरी देने शुरू कर दी, लेकिन उस धरती पर आज भी गेहूं लहलहा रहे हैं। ये इनके शिक्षा मॉडल की सच्चाई है। तो स्वास्थ्य शिक्षा टोटल फेलियर। लेकिन मैम, इतनी सारी दिक्कतें आपने जो हमें गिनवाई, 2020 के चुनावों की बात कर लेते हैं। उसी लोकसभा में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो 10 विधानसभा में से 9 आम आदमी पार्टी जीत जाती है। तो ये दिक्कतें 2020 में भी थी या 2020 के बाद ये दिक्कतें पनपी हैं? और अगर इतनी ज्यादा समस्याएं हैं तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इनको ठीक करने में कुछ काम जो है वो जनता के सामने ऑफर करेगी, या फिर जनता का मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि 2020 में 10 में से 9 सीटें जीत जाना एक बम्पर जीत मानी जा सकती है। 10 की 10 उनकी थी। 2015 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद अगला चुनाव आया 2020 में। बड़े बड़े वादे किए थे, आकर माफी मांगी कि जी मैं वो वादे पूरे नहीं कर पाया, यमुना को साफ नहीं कर पाया और मैं आपको ये सुविधा नहीं दे पाया, समय कम था, आप मुझे एक बार फिर से आशीर्वाद दे दीजिए। दिल्ली की जनता को भी लगा, क्योंकि पढ़ी लिखी समझदार जनता है, कि हाँ वास्तव में 5 साल कम है, 5 साल और दे दिए, निगम भी दे दी। अब 10 साल तो किसी भी की हुई घोषणा की तरफ कदम बढ़ाने का सफिशिएंट टाइम था। इन्होंने कहा मैं दिल्ली के 3 कूड़े घर को हटा दूंगा। उनकी हाइट तो बढ़ गई, लेकिन साथ में दिल्ली की हर गली में कूड़ा घर बन गया। कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, बड़े अच्छी से एक लाइन बोलते थे अरविंद केजरीवाल जी, एक साइन ही तो करना होता है ना जी, पता नहीं क्यों नहीं करते ये लोग, मैं कर दूंगा जी। आज वो कर्मचारी कच्चे भी नहीं बचे बेचारे, कॉन्ट्रैक्ट से भी उनको घर बिठा दिया। शीला दीक्षित जी 10 एसी के घर में रहती हैं, बताओ जी इनका बिल कौन भरता है? आज अपने घर में 70 एसी लगवा रखे हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं। और जो बात कहते थे, आज वो बिजनेस क्लास में चलते हैं, आज 3-3 उनकी लेयर की सिक्योरिटी है और उनके घर में चांदी के बर्तन हैं और पर्दे 8-8 लाख के। बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने आएंगे कि शीश महल का मुद्दा बीजेपी की तरफ से जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जितने जोरों शोरों से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो जनता पर भी इसका असर उतने ही प्रभाव से पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि सीएजी की भी आज एक रिपोर्ट आ गई है, शीश महल को लेकर भी आई है, दिल्ली लिकर पॉलिसी को लेकर भी आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी का एजेंडा है, रिपोर्ट तो किसी के सामने ही नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी के कार्यालय में बन रही है रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट को टेबल करना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लगातार कैग की रिपोर्ट को टेबल नहीं करने के बहाने ढूंढते रहे। आपको एक विधानसभा का सत्र बुलाना था ये चुनाव शुरू होने से पहले, आपने वो भी नहीं बुलाया क्योंकि आपकी मजबूरी थी कि आपको टेबल करनी पड़ती। तो रिपोर्ट तो टेबल नहीं होगी तो क्या बनी नहीं है? और क्या दिल्ली की जनता को आपका शीश महल नजर नहीं आता? जिस शीश महल में आप रहते हैं उसके बनाने का समय भी बड़ा गजब था। जब पूरी दिल्ली त्राहिमाम थी कोविड से, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, वेंटिलेटर बेड नहीं थे, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल के लिए वियतनाम का पत्थर पास कर रहे थे, 8 लाख का पर्दा पास कर रहे थे और एक्साइज पॉलिसी में घोटाले के रास्ते तलाश रहे थे। दिल्ली की जनता पिछले 10 साल में दिल्ली की दुर्दशा को देखकर आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और दिल्ली की जनता ये निर्णय ले चुकी है कि ये हमारी दिल्ली है, हम इसे किसी को बर्बाद करने का हक नहीं देंगे। जो हमने दिया वो हमने उन्हें मौका दिया था, लेकिन हर मुद्दे पर ये फेल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोली, ये सबसे लड़ने वाले हैं, ये किसी भी एक व्यक्ति के साथ इनकी बनती नहीं है। तो आज दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है। मैम, चुनावों के माहौल में लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी फेक वोटर्स का एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रही है और उन्होंने एक रिपोर्ट भी फाइल कर दी है इसके खिलाफ में बीजेपी के लिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी माहौल में, चाहे वो फेक वोटर्स को लेकर हो, शीश महल का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा हो, तो इन सभी मुद्दों के बीच जो जनता के एक्चुअल मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, प्रदूषण, यमुना की सफाई, ये कहीं अनदेखे हो रहे हैं?
इन मुद्दों के ऊपर अपनी रिपोर्ट कार्ड देना आम आदमी पार्टी की सरकार का काम था, क्योंकि 10 साल में उन्होंने क्या किया ये उनको बताना था। आज वो इन्हीं मुद्दों से इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट कार्ड नीलबटा सन्नाटा है, कुछ किया नहीं है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए कभी वो वोटर लिस्ट की बात करते हैं। अगर दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी या रोहिंग्या को वोट ना बनाया जाए, सचेत रहा जाए, कोई आ गए हैं तो उन्हें निकाला जाए देश से, अगर ये पॉलिसी बनती है तो उसे ये पूर्वांचल के नाम से मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं बीजेपी ने बसाया है, केंद्र सरकार ने बसाया है। हरदीप सिंह पुरी और मनोज तिवारी के लिए तो उन्होंने कहा कि इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, आधार कार्ड दिल्ली सरकार बनाती है और दिल्ली में जिस तरह से जो सिस्टम है, चाहे निगम का है या दिल्ली सरकार का, सब आम आदमी पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और दिल्ली के सातों सांसद दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद भी जब जनता ने जिता दिया तो केजरीवाल साहब को लग गया कि इस बार बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा, इसीलिए विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं, वोटर पर लेकर जाते हैं, कभी पूर्वांचल को बोल देते हैं, कभी जाटों को बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आप सीधा सीधा बताइए कि आपने क्या किया है, करेंगे नहीं, आपने क्या किया है। तो दिल्ली की जनता इस बात को देख रही है और इस बार झूठ का पर्दाफाश होगा और भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति में दिल्ली की जनता अपना मत देगी। दिल्ली के फ्रीबी कल्चर को जो अरविंद केजरीवाल लेके आए, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, चाहे वो मुफ्त पानी हो, डीटीसी में महिलाओं के लिए मुफ्त टिकट हो, उन्होंने इस कह सकते हैं एक पूरे फ्रीबी कल्चर को यहाँ पर डेवलप किया। बीजेपी लगातार फ्रीबी कल्चर को लेकर अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती आई है, हमेशा से ये देखा गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में आपकी तरफ से भी चाहे वो लाडली बहन योजना हो, उसके तहत 2500 रुपए ऐलान किए जा सकते हैं, आयुष्मान भारत योजना हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, डीटीसी में फ्री चीजें, तो क्या बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चलती हुई नजर आ रही है या फिर चुनाव जीतने का यही एक मूल मंत्र दिखाई दे रहा है? कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करना और हर वर्ग को सहायता प्रदान करना, चाहे वो आर्थिक है या उनको सुविधाओं में, ये किसी भी सरकार का फर्ज होता है। और मैं जिस दिन से दिल्ली में पैदा हुई हूँ, मैंने फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य को अवेल किया है। तो जो ये कहते हैं कि इन्होंने फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य कर दिया, ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। दिल्ली के बुजुर्गों को कभी से पेंशन मिलती है, दिल्ली के बच्चों को कभी से स्कॉलरशिप मिलती है और दिल्ली के स्कूलों में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी स्टेट से, क्योंकि राजधानी अच्छा रहा है। तो ये जो इनका फ्री बीज कहने का है, ये फ्री बीज नहीं है, ये दिल्ली की जनता का हक है जो बाकी राज्यों में भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार है, वहां पर हर वर्ग को जिसको जैसी आवश्यकता है, जैसे आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी आयुष्मान की योजना जो आज सक्सेसफुल है, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, कितनी योजनाएं शुरू की। किसी योजना और किसी फ्री बीज का एक बहुत बारीक लाइन होती है। अगर आप किसी भी योजना को बजट के अंदर एलोकेशन करके, पास करके, नोटिफाई करके लाते हो, इसका मतलब आपने बजट में से उसका हिस्सा अलग कर दिया, तो वो आपकी अर्थव्यवस्था पे बोझ नहीं होता। बोझ तब होता है जब ये पढ़े लिखे व कहने वाले व्यक्ति अचानक ही बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी ड्राफ्ट के कोई भी घोषणा कर देते हैं, क्योंकि उसका बजट प्रोविजन नहीं होता, इसीलिए वो फ्री बीज अंत में जाकर समाज का नुकसान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को हम विद प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ बजट, एलोकेशन ऑफ बजट, नोटिफिकेशन ऑफ कैबिनेट नोट और पॉलिसी के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में भी पीएम साहब ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जल कल्याणकारी योजनाएं इनकी नहीं है, वो हर स्टेट में मिलती हैं और दिल्ली में अगर भाजपा आएगी तो भी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं मिलेंगी और वो भी मिलेंगी जो दिल्ली की जनता ने नहीं दी, जैसे कि आयुष्मान कई साल पहले मिलनी थी, जैसे कि राशन 5 किलो का राशन कार्ड ही नहीं बनाए, 90,000 नहीं मिली। तो पीएम साहब ने इस बात को क्लियर किया है कि सभी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में बेहतर तरीके से लागू रही। तो इसमें फ्री बिजली, फ्री पानी भी इंक्लूडेड रहेगा? ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, तो उसमें हम बजट एलोकेशन करके जो चीजें दिल्ली की जनता की सेवा में दे सकते हैं, उसके लिए हमारी कैलकुलेशन होगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि किसी भी योजना का आर्थिक पक्ष घाटे का नहीं होगा।
हम बीजेपी से एक सवाल लगातार पूछा जाता है, हम भी पूछ लेते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता भी ये कहीं ना कहीं जानना चाहती है। आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा है, सभी को पता है, मुख्यमंत्री चेहरा उन्हें बोला जाता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो भी अपने भाषणों में पूर्व मुख्यमंत्री कहने की बजाय कभी कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल उनके पास चेहरा है, बीजेपी के पास कौन चेहरा है? क्या ये चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले बोला कि प्रवेश वर्मा है इनका मुख्यमंत्री चेहरा, अब बोला जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी उनका मुख्यमंत्री चेहरा है बीजेपी का। तो कौन है बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा? इस पर एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। मेरा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, आप मुख्यमंत्री बने, आपने घोटाला किया, शराब घोटाले में आपके साथियों ने आपके खिलाफ गवाही दी, डॉक्यूमेंट दिए, प्रूफ दिया कि आप घोटाले में शामिल थे, आप जेल चले गए, आप जमानत पर रिहा होकर आए। वो इस देश के कानून की व्यवस्था है कि केस चलता रहता है, लेकिन एक समय के बाद आपको रिहाई मिलती है, आपको जमानत मिल जाती है। जमानत पर बाहर आए, लेकिन कोर्ट ने 4 कंडीशन लगा दी। आप सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे, आप सीएम के नाते कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, आप विदेश बिना परमिशन नहीं जा सकते, और आपको लाखों रुपए का प्राइवेट बॉन्ड भरना पड़ा गारंटी के लिए। तो आप तो मुख्यमंत्री नहीं है, आपको छोड़ना पड़ा। केस चल रहा है और जिस दिन केस का फैसला होगा उस दिन आप दोषी भी पाए जाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। अब जिनको इन्होंने बिठाया, आतिशी जी को, वो अपने साथ में कुर्सी रखकर बैठी हैं, वो कहती है कि ये है हमारे मुख्यमंत्री। तो मेरा तो अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है कि हमारी पार्टी तो फैसला ले लेगी, आप बताइए कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री को साइड में बिठाकर आप जो दिल्ली की मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उसका जवाब क्या है? आपकी लोकसभा की बात कर लेते हैं, आखिरी के कुछ सवाल ले लेते हैं। लोकसभा में 10 विधानसभाएं हैं, कितनी कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी इस बार कितनी विधानसभाएं जीतने के लिए कॉन्फिडेंट है? क्योंकि फिलहाल कह सकते हैं पूरी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से एक बंजर जमीन है, आपको बंजर जमीन पे नए खेत खलियान उगाने हैं। तो कितने कॉन्फिडेंट है बीजेपी फिलहाल, अगर एक आंकड़ा आप प्रस्तुत कर सके तो? देखिए, इस बंजर जमीन को लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ मिलकर उनके सेवा करते हुए उनके सुख दुख में शामिल होकर सींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरी दिल्ली को यूईआर देकर, द्वारका एक्सप्रेसवे देकर, भारत मंडपम देकर, यशो भूमि देकर इस भूमि में खाद पानी देने का काम किया है। आज ये जमीन भारतीय जनता पार्टी की सच के लिए तैयार है, विकास की राजनीति में कदम मिलाने के लिए तैयार है, उन्हें भरोसा है। इसीलिए पिछले चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी, फिर भी 7 कैंडिडेट बीजेपी के जीत कर आए, दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद भी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी थी आने वाले चुनाव में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय है। ऐसा जनता जनार्दन के चेहरे और विश्वास से हमें लगता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि इस बार बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि आज ही आपने अपना सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया, कैंपेन सॉन्ग। बिल्कुल, दिल्ली में विकास की सरकार चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ITV नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सांसद कमलजीत सहरावत, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने कुछ सवाल छोड़ भी दिए हैं। तो लगातार हम नेताओं के साथ आपकी बातचीत भी सुनाते रहेंगे, दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली के नेताओं के दिल में क्या है वो भी सुनाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, ITV नेटवर्क।